हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है और आप सभी लोग तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आपके साथ मैं भी तैयारी में हूँ और आज की इस कक्षा में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के एक पेपर को हल करने जा रहे हैं, जो इस वर्ष का सैंपल पेपर है 2026 के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं और ये पेपर उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मतलब आपका जो पेपर है वो इसी प्रकार का रहने वाला है। तो आप इस क्लास में बने रहिए और आज देखते हैं सैंपल पेपर 2 किस प्रकार से हम हल करेंगे। और एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और इस वीडियो कि जो समय है वो ज़्यादा लंबा होने की वजह से आप घबराएं नहीं, पूरा वीडियो देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो छोड़कर ना जाएं। देखिए, जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा, तो इसमें 3 घंटे तो में से 2 घंटे तो आप हिंदी के लिए और लगभग 45 जो मिनट हैं वो आप संस्कृत वाले भाग के लिए रखें। टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें तो और पेपर पूरा करें, क्योंकि संस्कृत वाला भाग बहुत नंबर दिलाता है, बहुत अच्छे नंबर दिलाता है। तो संस्कृत वाले पोर्शन को कदापि नहीं छोड़ें, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। तो ये आपका 80 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होगा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब प्रश्न में लिखा है कि उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखें, यानी कि पहले पहला प्रश्न का उत्तर लिखें, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, ऐसा लिखा रहता है पेपर में। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी आपने दूसरा किया और तीसरा छोड़ दिया, चौथा कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेकिन लिखा है कि कोशिश करें कि आप क्रमवार लिखें, तो आपको जो पहले आए उसके हिसाब से आपको करना है। फिर यहाँ पे प्रश्नों के जो अंक हैं वो आगे लिखे मिलेंगे आपको, प्रश्न जो भी प्रश्न होगा। अब जब हम खंड अ में चलते हैं तो हमारे खंड अ में पहला जो प्रश्न होता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे मित्रों क्या होता है कि बिल्कुल फ्री के नंबर समझ लीजिए आप ये। बिल्कुल आपको आसानी से मिलने वाले नंबर हैं। आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसमें से उत्तर देने हैं। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़िए। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप गद्यांश पढ़िए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको गद्यांश पढ़ते-पढ़ते ये समझ में आएगा कि मुझे क्या उत्तर देना है। तो हो सकता है जो आपने प्रश्न पहले देखे होंगे, तो पढ़ते-पढ़ते आपको उत्तर भी मिल जाएँगे। तो पहले मेरे हिसाब से गद्यांश को पहले पढ़िए और फिर प्रश्नों को पहले पढ़िए और फिर गद्यांश में से पढ़ करके उनके उत्तर ढूँढने का प्रयास कीजिए। तो जैसे ये गद्यांश है, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं गद्यांश भी पढ़ूँगा। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है क, पर्यावरणीय क्षति के प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं? अब इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा, यहीं पर आपको उत्तर मिलेगा गद्यांश में ही, कि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ये सभी मानवीय क्रियाएं पर्यावरणीय क्षति के मुख्य कारण बन गई हैं। इसी प्रकार से आपको वनों की कटाई से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी यहीं पर मिल जाएगा कि वनों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता नष्ट हो रही है, जिससे अनेक जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किन-किन उपायों की आवश्यकता है, ये भी यहीं पर मिल जा रहा है। वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग ही हमें सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना मिले उसमें, गद्यांश में अच्छी प्रकार से पूरा उत्तर ना मिले, तो उसमें कुछ अपने शब्दों का भी प्रयोग करके आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न आ गया कि जलवायु परिवर्तन का एक कारण लिखिए, तो इसका भी उत्तर है वहीं। तो जलवायु प्रदूषण का कारण क्या है? नदियों का प्रदूषण और ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु
परिवर्तन के मुख्य कारण है। तो ये उत्तर आप इसका लिख सकते हैं। अब आ जाएगा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो पर्यावरण संतुलन बनाए के लिए हमें मानव विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूक होना चाहिए और संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए। फिर आता है प्रश्न की उपयुक्त जो गद्यांश है, उपरयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ जो गद्यांश है, उसमें से उपयुक्त मतलब सही शीर्षक को लिखना है आपको। तो अब देखो कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में ज्यादा इसमें बताया गया है गद्यांश में। तो आपको यही देखना है कि किस चीज के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता, ये इसका शीर्षक हो सकता है, या प्रकृति और मानव। तो दोनों भी लिख देंगे या एक लिख देंगे तो आपको सही माना जाएगा उत्तर। अब आता है इसी में कि प्रदूषण के दो प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है, तो आप दो ही लिखने को बोला है तो दो लिख दोगे आप। अब बच्चों उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी में निबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, 8 नंबर का ये निबंध होता है। अब इसमें क्या है कि दो चार विषय आपको दिए रहेंगे पेपर में, उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। किसी एक में 200 शब्दों का निबंध लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला टॉपिक दे रखा सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, या उत्तराखंड की लोक संस्कृति में नारी की भूमिका। इसी प्रकार से दो और यहाँ पर दिए हुए हैं, कौशल विकास कार्यक्रम बेरोजगारी का समाधान और जल संरक्षण का महत्व। अब इनमें से किसी एक विषय पर आपको बढ़िया से निबंध लिखना है। तो निबंध किस प्रकार से लिखेंगे? तो बच्चों जब हम निबंध लिखेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर जो है क्रमांक प्रश्न नंबर जो है वो अच्छे से मोटा मोटा लिख देना है, और काले स्केच पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक डॉट पेन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और मोटा मोटा आप उसका जो शीर्षक है हम जिसका हम निबंध लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप जो पहले वाला ऑप्शन था उसका आपको निबंध लिखना बता रहा हूँ। तो ऐसे आप मोटा मोटा उसका हेडिंग डाल देंगे और फिर उसके बारे में आप हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग्स बनाएंगे सबसे पहले प्रस्तावना का हेडिंग बनता है, प्रस्तावना मतलब परिचय होता है। तो आज इसके बारे में लिखेंगे, आज का युग सूचना क्रांति और तकनीक का युग है। इस युग में सोशल मीडिया ने मानव जीवन के ढंग को पूरी तरह बदल दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे मंचों ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम बना दिया है। सोशल मीडिया एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसके माध्यम से हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा लाइन आप भी बढ़ा सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। फिर आप दूसरा हेडिंग डालेंगे सोशल मीडिया एक वरदान के रूप में, यानी कि सोशल मीडिया के लाभ। तो फिर उसमें अलग अलग हेडिंग हो जाएंगे, छोटे छोटे हेडिंग हो गए, जैसे का हेडिंग हो गया सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान। फिर उसके बारे में लिख देंगे आज कोई भी समाचार या जानकारी कुछ ही सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये सब किससे होता है? सोशल मीडिया के कारण हुआ है। दूसरा आप फिर हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया ज्ञान का भंडार है। यूट्यूब और अन्य शैक्षिक मंचों के माध्यम से छात्र घर बैठे कठिन विषयों को निशुल्क पढ़ सकते हैं, ये भी लाभ में आता है। फिर अगला हेडिंग डाल देंगे प्रतिभा प्रदर्शन का मंच। यह आम आदमी को अपनी प्रतिभा, गायन, नृत्य, लेखन दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कितनी रील्स वगैरह आती हैं, सब ये प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। फिर आता है व्यापार में सहायक। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से छोटे बड़े व्यवसाय अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंच कर रहे हैं। आप देखो अब आजकल यूपीआई से ही लेन देन होता है, गूगल पे कर दो जी, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, उसी से लेन देन हो रहा है। तो ये सब फायदे हैं, लाभ हैं। अब सोशल मीडिया से नुकसान क्या है, हानियां क्या है? फिर आप हेडिंग डालेंगे सोशल मीडिया एक अभिशाप के रूप में, यानी कि हानियां। अब यहां पर हेडिंग्स इसमें डाल देंगे समय की बर्बादी।
युवा पीढ़ी घंटों सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो देखने में बिता देती है, जो आजकल हो ही रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और करियर प्रभावित होता है। तो ये सोशल मीडिया वाला इतना अच्छा उदाहरण है जो कि आप सामने अपने सामने देखते हैं, अपने विचारों को आपको लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। दूसरा, भ्रामक जानकारी, फेक न्यूज। फेक न्यूज बहुत आती है इन पे, यूट्यूब में भी बहुत सारी फेक न्यूज आती हैं। तो और ऐसे ही बहुत सारे जो प्लेटफार्म हैं सोशल मीडिया के, कई जगह पर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती हैं जो फेक होती हैं। तो कई बार बिना जांच परख के गलत खबरें फैला दी जाती हैं, जिससे समाज में अशांति और दंगे होने का डर रहता है, ये भी हानि है। फिर साइबर अपराध इससे बढ़ता है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों के पैसे उड़ जाते हैं खातों से, ये सब उसी का तो परिणाम है। फिर आता है स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। मोबाइल के अधिक उपयोग से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती है, तनाव, टेंशन होती है और एकाकीपन, अकेलापन जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब इसकी समाधान और सावधानियां क्या हो सकती हैं, तो हेडिंग डालेंगे समाधान और सावधानियां। तो सोशल मीडिया का उपयोग करना बुरा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसका दुरुपयोग, अति उपयोग, ज्यादा उपयोग खतरनाक है। हमें इसका उपयोग केवल आवश्यक कार्यों और ज्ञानवर्धन के लिए करना चाहिए और विद्यार्थियों को इसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो इस तरह से कुछ शब्द और भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो निबंध में बढ़ सकते हैं, और अंत में आप उपसंहार जरूर लिखें, तभी आपका निबंध पूर्ण होता है। ठीक है, प्रस्तावना और उपसंहार, प्रस्तावना शुरू में, उपसंहार अंत में लिखना जरूरी है। उपसंहार मतलब आपकी क्या राय है इसमें, निष्कर्ष क्या दिया आपने सोशल मीडिया का। तो निष्कर्षतः सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है, ऐसी तलवार जो दोनों तरफ से काटने वाली है, ठीक है ना। यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन को सुगम बनाने वाला एक वरदान है। वहीं यदि इसके प्रति सावधानी ना बरती जाए तो यह अभिशाप है, हानियां बन सकता है। अंततः यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग कैसे करता है। अब बच्चों, जो हमारा तीसरा प्रश्न आने वाला बोर्ड में, वो इस तरह का आएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न खंडों में से किसी सही विकल्प का चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है। मान लीजिए ये उत्तर है कि पत्रकारिता का जनक जुगल किशोर शुक्ल को कहा जाता है। तो आप यहाँ पे थर्ड वाला उत्तर लिखेंगे और उसका नाम भी लिख देंगे, जुगल किशोर, मतलब जो नाम है शुक्ल, तो नाम भी लिखेंगे तो इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव रहता है। खाली ये नहीं लिखेंगे ये थर्ड वाला सही है, ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका नाम भी लिख देंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा इसमें आता है, फोटो पत्रकारिता का अर्थ क्या है। फोटो पत्रकारिता, तो फोटो पत्रकारिता का अर्थ क्या है, चित्रों के माध्यम से समाचार प्रस्तुत करना फोटो पत्रकारिता कहलाती है। फिर अगला प्रश्न आता है कि फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फीचर लेखन केवल सूचना नहीं देता बल्कि मनोरंजन भी करता है, तो इसलिए इसको कहेंगे किसी विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, ये हो जाएगा। फिर आते हैं, अगला नंबर है कि जनसंचार के मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं। तो जनसंचार के माध्यम वे हैं जिनसे सूचना बड़े जन समूह तक, बहुत सारे लोगों तक सूचना जिससे पहुंचती है उसे जनसंचार का मुख्य माध्यम बोलते हैं। तो इसमें एक तो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, समाचार पत्र हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये क्या है, मुख्य जनसंचार के मुख्य माध्यम है। अब आता है पत्रकारिता में लीड शब्द का क्या अर्थ है। तो जो लीड शब्द है, किसी भी खबर की पहली 2-3 पंक्तियां जिसमें मुख्य बात होती है उसे लीड या मुखड़ा कहते हैं। तो समाचार का आरंभिक भाग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4, कौशलम कार्यक्रम युवाओं को उद्यमशील और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम है। इस विषय पर 150 शब्दों में आलेख लिखना है। तो मित्रों, जो ये आलेख है बिल्कुल निबंध की तरह ही
लिखा जाएगा, लेकिन थोड़ा छोटा होगा। अगर आप कौशलम कार्यक्रम लिख रहे हैं तो इसे एक निबंध की तरह लिखना है, लेकिन निबंध से थोड़ा छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए, और इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के फायदों पे आपको जोर देना है। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। अब इसी प्रश्न में अथवा करके दिया है। अथवा मतलब वो नहीं आ रहा आपको कौशलम वाला, तो आप ये वाला लिख दीजिए। विद्यालय में संपन्न हुई खेल प्रतियोगिता पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। रिपोर्ट तैयार करना भी एक लिखना ही होता है, और लेकिन रिपोर्ट किसी घटना का आंखों देखा हाल होती है। मतलब जो प्रतियोगिता आपने आंखों से देखी है अपनी, उसमें स्थान, दिनांक, घटना का क्रमवार वर्णन होता है। तो ये रिपोर्ट लेखन में, अगर आप स्कूल की खेल प्रतियोगिता पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर उसको अच्छा सा शीर्षक दे दीजिए, उसका नामकरण कर दीजिए। शीर्षक देने के बाद फिर उसमें लिखना है आपको जो भी आप लिखोगे उसके बारे में, जो भी आपने प्रतियोगिता देखी है उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या है? निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर दो कविताएं दी रहेंगी। आपकी आरोह जो पुस्तक है उसके जो काव्य खंड है वहां से दो कविताएं दी रहेंगी। एक छोटी कविता ये दी हुई है, ऐसी एक कविता और होगी। तो किसी एक कविता के नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हमारे पास एक कविता है, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर चूस लिया उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार है जीवन के पारावार। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि हैं, उनकी एक कविता है, बादल राग से दी गई है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ग्रामीण जीवन के किस यथार्थ को व्यक्त किया है? तो इन पंक्तियों में कवि ने जो है किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। हाड़ मात्र ही आधार का अर्थ है शोषण के कारण किसान का शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया है। फिर इसी में प्रश्न आता है कि हे विप्लव के वीर कहकर कवि किसे पुकार रहा है, और इस पुकार में कौन सा सामाजिक संदेश निहित है? तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ कवि बादलों को विप्लव के वीर मतलब क्रांति का दूत कहकर पुकार रहा है। संदेश यह है कि क्रांति ही समाज के शोषित वर्ग किसान को दुख और शोषण से मुक्ति दिला सकती है। फिर एक प्रश्न बच्चों कवि और कविता का नाम का पूछा जाता है। तो कवि और कविता के नाम तो आपको सारी कवियों और कविताओं के नामों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम बादल राग है। यदि आपको पहले नंबर की कविता कठिन लगी तो आप दूसरे नंबर वाली के प्रश्न को उत्तर दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि पहले एक प्रश्न पहली वाली कविता का दे दिया, एक प्रश्न दूसरी कविता का दे दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक ही कविता के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दो दो के नहीं देने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। किसकी कविता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कवि और कविता का नाम तो याद होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर ये कविता मैं बता दूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है और कविता का नाम ही है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर इस समय प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न कई बच्चे ऐसे करते हैं कि क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं कि प्रश्न आया और यहाँ से दो लाइन उठा के लिख दी, प्रश्न आया यहाँ से दो लाइन उठा के लिख दी उत्तर। ऐसे नहीं करना है, आपको कविता का अर्थ पता होना चाहिए और उसको सीधा पंक्तियों में आपको उत्तर देना है, कविता की लाइनें नहीं लिखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे चिड़िया के परों में चंचलता क्यों भर आती है, इस चंचलता का कारण कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने यहीं पर लिख दिया है उत्तर कि चिड़िया को जब यह एहसास होता है कि उसके बच्चे घोंसले
घोंसलों, नीडों से झांक कर, नीडों से झांक रहे होंगे, लिखा है ना, नीडों से झांक कर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो ममता के कारण उसके पंखों में तेजी आ जाती है, तेजी तेजी से चिड़िया उड़ने लगती है। अब फिर इसमें अगला प्रश्न आता है कि कविता में विह्वलता और चंचलता नामक दो विपरीत भावों को दर्शाया गया है। कवि और चिड़िया के संदर्भ में इन भावों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों, चिड़िया के संदर्भ में चंचलता उसके बच्चों के प्रति प्रेम और मिलने की उत्सुकता को दर्शाती है। जो चंचलता शब्द है ना, वो चिड़िया के संदर्भ में चंचलता उसके बच्चों के प्रति प्रेम और मिलने की उत्सुकता को दर्शाती है। वो अपने बच्चों से मिलने की उत्सुकता है उसे। वहीं कवि के संदर्भ में विह्वलता जो शब्द है, वो व्याकुलता या दुख का भाव है, क्योंकि उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है, क्योंकि कवि सोचता है कि मेरा तो कोई इंतजार करने वाला ही नहीं है, जिससे उसके कदम शिथिल, धीमे हो जाते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के इस अंश में प्रत्याशा का भाव किसमें दिखाई देता है? तो प्रत्याशा मतलब उम्मीद, आशा, ठीक है ना। उम्मीद का भाव चिड़िया के उन नन्हे बच्चों में दिखाई देता है जो अपनी मां के आने के इंतजार में घोंसलों से झांक रहे हैं। अब बच्चों, जो अगला प्रश्न आएगा वह है निम्नलिखित कविता को पढ़कर उसका भाव सौंदर्य बताना है। और कविता है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख कर कह रही है मां, देख आईने में चांद उतर आया है। बहुत अच्छी कविता है। तो इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे भाव सौंदर्य, फिर नंबर डाल के लिखेंगे यहां मां और बालक के सहज प्रेम का वर्णन है। बालक चांद को पाने की जिद कर रहा है और मां द्वारा दर्पण में चांद दिखाना उसकी ममता और चतुराई को प्रकट करता है, कैसे वह बच्चे को संतुष्ट करती है। तीसरा, इसमें वात्सल्य रस है और ठुनक रहा, जिद आया जैसे शब्दों से ग्रामीण परिवेश की सजीवता झलकती है। भाव सौंदर्य में अब कुछ अपने भाव जो आपको कविता को पढ़कर लगे हैं भाव, उनको भी आप लिख सकते हैं। तो अगले प्रश्न में हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 3 प्रश्न यहां पर आपको दिए गए हैं, आपको 2 प्रश्नों का उत्तर इसमें से देना है। पहला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में यह अवसर खो देंगे, पंक्ति में कौन से अवसर खोने की बात कही जा रही है? इससे मीडिया कर्मी के किस व्यवहार का पता चलता है? आपकी क्वेश्चन आंसर आपने याद करे होंगे, तो इन क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करके जाएं। तो मैं यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ। यहाँ अवसर खो देंगे का अर्थ है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख कैमरे के सामने रोकर व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अगर वह नहीं रोएगा तो मीडिया कर्मी का कार्यक्रम सफल नहीं होगा और इससे मीडिया कर्मियों के संवेदनहीन व्यवहार जो है और उनके केवल व्यापारिक कमर्शियल लाभ की सोच का यहाँ पर पता चलता है। मतलब मीडिया कर्मी जो है सिर्फ अपना लाभ चाहते हैं, दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है कि लक्ष्मण मूर्छित थे और संपूर्ण वातावरण में शोक छाया हुआ था, तब हनुमान जी का आना करुण रस में वीर जैसा प्रतीत होता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप जो कविता है, उसके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब लक्ष्मण मूर्छित थे तब चारों ओर शोक और करुण रस का वातावरण था। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, अचानक सबकी निराशा आशा में बदल गई, इसलिए उनके आने को करुण रस में वीर रस का संचार कहा गया है। और क्योंकि उनके आने से सेना में नया उत्साह भर गया था। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता में छोटा मेरा खेत चौकुना किसे कहा गया है? कवि ने इसे खेत का प्रयोग किस रचनात्मक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कहा है?
तो कवि ने कागज के पन्नों को चौकोना खेत कहा है। जिस तरह किसान खेत में बीज बोता है, वैसे कवि कागज पर अपने विचारों और भावों के बीज बोता है। यह पूरी कविता रचना की तुलना खेती से करती है। तो मित्रों, जो प्रश्न संख्या 7 है वो तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी आप उसको कर पाओगे। तो अपनी जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं आपकी कविताओं के या पाठों के, उनको अवश्य याद करें, उनको पढ़ें। अगर आप उनको याद नहीं कर सकते, रटने को नहीं कह रहा हूँ, आप उनको पढ़ के जाएं। जब आप उनको पढ़ के जाओगे तभी आप उनके बारे में लिख पाओगे, अन्यथा फिर आप वहाँ पे भूल जाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 जो है वो है, फिर एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश आपके किसी पाठ से है। पहले अपठित गद्यांश था, अब पठित गद्यांश है, मतलब आपका पढ़ा हुआ किताब से ये दिया हुआ है। ये गद्यांश यहाँ पर दिया है, इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। ये गद्यांश आपका जो है, ये एक पाठ है आपका शिरीष के फूल, दार्शनिक पाठ है, वहाँ से ये लिया गया है। तो इसमें इस गद्यांश को पढ़ें और इस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने होंगे परीक्षा में। तो कोशिश करें आप गद्यांश में ही प्रश्नों को ढूंढें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ भाषा का अपना प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतार देते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाले सर होंगे वो समझेंगे इस बच्चे को कुछ नहीं आता। ज़्यादा होशियार बच्चा जो होगा वो अपने शब्द भी प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर आते हैं तुलसीदास जी की उक्ति, धरा को प्रमाण नहीं, यही तुलसी को फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि ये जरा और मृत्यु के किस सत्य को प्रमाणित करती है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। का अर्थ है जो फला है वह झड़ेगा, मतलब जो फल लगा है वो झड़ेगा, एक दिन उसको झड़ना है, ठीक है ना, गिरेगा मतलब। और जो जला है वह बुझेगा, जो जलता है वो बुझता भी है। यह यहाँ जरा जरा होता है बुढ़ापा, और मृत्यु के इस सत्य को प्रमाणित करता है कि संसार में परिवर्तन और अंत निश्चित है। जो आया है उसको जाना है, तो अंत निश्चित है। अब इसमें अगला प्रश्न आता है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चलाए जा रहे हैं, चला रहे हैं। महाकाल देवता कथन में महाकाल देवता कौन है, उनके कोड़े की मार से बचने के लिए किस प्रकार के व्यक्ति टिक जाते हैं और क्यों। तो यहाँ महाकाल देवता कौन है, सबसे पहले तो ये पूछा महाकाल देवता कौन है। तो यहाँ पर इस पाठ में जो है, महाकाल देवता का अर्थ है समय, समय या काल, ठीक है। ये महाकाल कोई और नहीं है, हमारा समय, जो आप हिंदी में समय को काल भी बोला जाता है ना। तो काल, महाकाल से मतलब काल समय है जो निरंतर अपनी गति से बढ़ रहा है, समय कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। उनके कोड़े की मार से वे ही बच पाते हैं जो जीवंत हैं, स्थान बदलते रहते हैं और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। मतलब जो कर्म करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं वही समय की चाल से बचे रहते हैं, वरना बाकी सब परेशान रहते हैं। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है कि गद्यांश में दुरंत प्राणधारा सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष से क्या तात्पर्य है। इस संघर्ष में मूर्ख लोग क्या भूल करते हैं और लेखक बचने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं। देखिए, इसका अर्थ है कि जीवन की शक्ति और समय की विनाशकारी आग के बीच का निरंतर संघर्ष। मूर्ख लोग समझते हैं कि वे एक जगह टिके रहकर समय से बच जाएंगे, जबकि लेखक का सुझाव है कि गतिशीलता और परिवर्तन ही बचने का एकमात्र उपाय है महाकाल से। अभी हमने जो गद्यांश देखा, अगर उस गद्यांश के आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो आप दूसरे गद्यांश के कर सकते हैं। ये यहाँ पे दूसरा गद्यांश भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर गद्यांश है। किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दोनों के नहीं देने हैं। ऐसे कविताओं के भी दोनों के नहीं देने, एक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे ही जो ये पाठ में से गद्यांश दिए गए हैं, इनके भी किसी एक का ही आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर दे रखा, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन
किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। अब यहाँ पर इसको आप पढ़ लेंगे, और मैं तो पहले ही बोलता हूं कि सबसे पहले हम इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ लें और फिर गद्यांश को पढ़ें, तो हमें उत्तर भी आसानी से फटाफट मिलेंगे। तो अब यहाँ पर का है, लक्ष्मी नाम भक्तिन के जीवन की किस सच्चाई से विरोधाभास रखता है? लेखिका ने ऐसा कहकर जीवन के किस सामान्य सत्य की ओर संकेत किया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस पाठ का नाम ही है भक्तिन। पाठ का नाम क्या है? भक्तिन। ठीक है। तो अब ये पहले प्रश्न का जब हम उत्तर लिखते हैं, तो पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं बोल देता हूं, समझ लीजिए। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो हमने पहली लाइन में भी पढ़ा, जो समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन उसका जीवन दरिद्रता, गरीबी और संघर्षों से भरा था। लेखिका ने इसके माध्यम से संकेत किया है कि प्रायः लोगों को अपने नाम के विपरीत गुण या परिस्थितियां लेकर जीना पड़ता है। नाम तो उसका लक्ष्मी है, लेकिन वो गरीब, तो इसलिए लोग उसको जो है भक्तिनी कह देते थे। अब इसमें दूसरा प्रश्न आता है कि गद्यांश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भक्तिनी एक समझदार स्त्री थी। उसने अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को ना बताने का आग्रह क्यों किया था? अब मैं आपको उत्तर लिखने का थोड़ा हिंट्स देता हूं, तो आप इस उत्तर को बड़ा करके लिखेंगे। जितना मैंने छोटा सा लिखा है ना, ये छोटा सा तो मेन उत्तर है, इसमें थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं अपनी भाषा को। तो उत्तर हो जाएगा कि वह समझदार थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके नाम और उसकी आर्थिक स्थिति में मेल नहीं है, इसलिए उसने कभी अपना नाम, समृद्धि सूचक नाम लक्ष्मी, किसी को नहीं बताया। अब प्रश्न आता है कि सेवक की निष्ठा पर 5 पंक्तियों का अनुच्छेद लिखिए। तो सेवक के बारे में आपको 5 पंक्तियों का लेख, 5 अनुच्छेद लिखना है, 5 लाइनें लिखनी है। तो आप लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिखना है। तो सेवक की निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी और बिना स्वार्थ की सेवा करने में निहित होती है, जैसे हनुमान जी या भक्तिन की थी। तो ये तो 1-2 लाइन ही हुई, लेकिन आपको 5 लाइन लिखनी है। अब जो भी आपकी जो आरोह पुस्तक है उसके गद्य खंड में जो पार्ट है उसमें से प्रश्न आएंगे कि निम्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिए होंगे, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो पाठ के प्रश्न उत्तर जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उनको जरूर पढ़ के जाएं। वैश्वीकरण के इस दौर में क्या भगत जी का चरित्र बाजार को सार्थकता और समाज में शांति स्थापित कर सकता है? इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में भगत जी का संयमित चरित्र बाजार दर्शन समाज में शांति ला सकता है। यदि हम अपनी आवश्यकता पहचानें और बाजार की चमक धमक में ना फंसें, तो समाज में संतोष बढ़ेगा। और कुछ मैं कहा 2-4 लाइन अपनी तरफ से भी आप उस पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि बारिश कराने के लिए गांव के बच्चों और गांव वालों द्वारा सुझाए गए उपायों का आप कितना उचित मानते हैं? काले मेघा पानी दे, पाठ के संदर्भ में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो है जगह नहीं थी यहाँ पे उत्तर लिखने की, तो आप देख लेना इसको। काले मेघा पानी दे के संदर्भ में बच्चों का पानी मांगना लोक विश्वास और विज्ञान के बीच का द्वंद्व है। तो इस पंक्ति से आप शुरुआत कर सकते हैं और इसके बारे में तर्कपूर्ण दे सकते हैं उत्तर। अब अगला प्रश्न आया है हमारा कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो इसको जो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने इसके बारे में बताया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा व्यक्ति को उसकी रुचि के विरुद्ध पेशा चुनने को मजबूर करती है, जिससे वह काम में मन नहीं लगा पाता है और यह भूखमरी और बेरोजगारी का कारण बनती है। आज भी कई रूपों में यह स्थिति समाज में देखी जा सकती है। किन रूपों में देखी जा सकती है वो आप थोड़ा बहुत 2-4 लाइन इसमें बढ़ा सकते हैं। अब मित्रों, जो आपका प्रश्न संख्या 10 है वो आपकी एक किताब है वितान। वितान एक पुस्तक है, उससे ये प्रश्न पूछा जाएगा
कि निम्न प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वहाँ 4-5 प्रश्न आपको मिलेंगे, उनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ को समझिए कि 2 पाठ, 2 प्रमुख कहानियाँ आपके पास हैं। एक है सिल्वर वेडिंग और एक है जूझ। तो जो सिल्वर वेडिंग में है वो पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों के टकराव को मुख्य बिंदु बनाया गया है, और जो जूझ है, जूझ मतलब संघर्ष, ठीक है ना, संघर्ष की प्रेरणा, जूझ में आनंदा के पढ़ाई के प्रति जुनून और उसके संघर्ष को हाईलाइट किया गया है। तो दोनों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें, सिल्वर वेडिंग को भी और जूझ को भी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक इसमें जो है जो भी पार्ट है वो आपके सामने अभी हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो सिल्वर वेडिंग प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर दत्त पंत पर किसके व्यक्तित्व का प्रभाव था और क्यों था? तो यहाँ पर जगह कम थी, मैं उत्तर आपको दिखा नहीं पाया। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यशोधर बाबू अपनी परंपराओं से चिपके रहना चाहते थे, जबकि उनके बच्चे आधुनिक युग, जो मॉडर्न फैशन का युग है, उसके साथ चलना चाहते थे। यशोधर बाबू को बच्चों का व्यवहार जो है संभाव इम्प्रॉपर लगता था। और इसको आप जब भी आप उत्तर लिखेंगे इसका, तो आप लिख सकते हैं कि यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारतीय समाज के मूल्यों का द्वंद्व भी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसमें। फिर आता है इसमें कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले महाकुंड की संरचना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, जब आप मोहनजोदड़ो के बारे में लिखोगे तो उसकी जो बनावट है उसकी 3-4 खास बातें वो आपको लिखनी है, जैसे पक्की ईंटें, बिटुमेन, पानी की निकासी। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर उसमें लिखनी है। मैं यहाँ पर आपको उत्तर दिखा देता हूँ किस तरह से आप वो लिख सकते हैं। मैं बड़ा बता रहा हूँ, आप छोटा करके लिख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला महाकुंड तत्कालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसकी संरचना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर डाल के आप लिख सकते हैं। यहाँ ये एक विशाल आयताकार को अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर बोलते हैं, कुंड है जिसकी लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 30 फीट और गहराई 7 फीट के है। और दूसरा हेडिंग आप डाल सकते हैं पक्की ईंटें, बिटुमेन। कुंड को पक्का करने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, पानी को रिसने से रोकने के लिए। दीवार और तल पर खड़िया और बिटुमेन, एक प्रकार का कोयला होता है बिटुमेन का, लेप उस पर लगाया जाता है, ठीक है। और बात रही पानी की व्यवस्था की, तो कुंड को भरने के लिए पास ही एक कुआं बना था। गंदा पानी निकालने के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था थी। और अन्य सुविधाएं क्या थी? अन्य सुविधाओं में आप लिख सकते हैं कि कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। इसके 3 तरफ साधुओं के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे, कक्ष बने हुए थे। तो ये आपको आप पढ़ के जाओगे तो लिख लोगे। तो इस प्रकार से का थोड़ा चित्र मोहनजोदड़ो का था। ये आपके सामने में चित्र दिखा रहा हूं। तो इस तरह से जो पक्की ईंटों से बना हुआ ये महाकुंड था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक और महत्वपूर्ण जो हमारा प्रश्न है वो है, आपके अनुसार बालक आनंदा की पढ़ाई दोबारा प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और जूझ पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसमें 2 लोगों का मुख्य नाम आता है, एक दत्ताजी राव का और आनंदा की माँ का। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं कि जूझ पाठ के आधार पर आनंदा की पढ़ाई दोबारा शुरू कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दत्ताजी राव का था। और हालांकि आनंदा की माँ उसे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन वे उसके पिता के गुस्से के आगे बेबस थी। तो दत्ताजी राव ने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने आनंदा के पिता को जमकर फटकार लगाई और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि आनंदा का पिता उसकी स्कूल की फीस नहीं भर सकता तो वे खुद उसका खर्चा उठाएंगे। और दत्ताजी राव के प्रभाव के कारण ही आनंदा के पिता को उसे स्कूल भेजने के लिए सहमत होना पड़ा। तो 4 प्रश्न आते हैं और आपको 3 करने होते हैं। चौथा प्रश्न भी हम देख लेते हैं कि बालक आनंदा को कविता लिखने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? क्या आपको भी कोई रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा किसी से प्राप्त हुई है? तो वो आप अपने विचार भी लिख सकते हैं।
इसका उत्तर लिखने का आइडिया इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आनंदा की प्रेरणा। बालक आनंदा को कविता लिखने की प्रेरणा अपने मराठी शिक्षक मास्टर सौंदलकर से प्राप्त हुई। मास्टर जी स्वयं कविताएं लिखते थे और उन्हें लय ताल के साथ सुनाते थे। उनकी प्रेरणा से आनंदा को लगा कि वे भी उसी की तरह हार्ड मांस का मनुष्य होता है। उसी की तरह हार्ड मांस के मनुष्य कवि भी उसी तरह का होता है और हम भी उसी तरह के हैं, तो वह भी अपने आसपास के परिवेश पर कविता बना सकता है। तो आनंदा की प्रेरणा लिखने के बाद आप अपनी प्रेरणा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं मेरी प्रेरणा रचनात्मक कार्य, कुछ अपने बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब छात्र यहाँ पर अपना अनुभव लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ कि मुझे चित्रकारी पेंटिंग की प्रेरणा मेरी बड़ी बहन से मिली। उन्हें देखकर मैंने रंग कुची से खेलना सीखा। आज मैं अपने स्कूल की पत्रिकाओं के लिए रेखा चित्र बनाता हूँ, मानचित्र बनाता हूँ। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं। अब हम चल पड़ेंगे 11वां प्रश्न। ये भी आपको यहीं से मिलेगा, इन्हीं पुस्तक से मिलेगा, मतलब वितान पुस्तक से मिलेगा। तो यहाँ पर है, अतीत में दबे पांव के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अतीत में दबे पांव, ये जो पाठ है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यताओं का विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आप इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं कि अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखोगे नियोजित शहर, प्लान सिटी। तो यहाँ के जो शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वो पूरी तरह से योजना बनाकर बसाए गए थे और सड़कों का जाल जो ग्रिड प्लान था वो ऐसा था कि वे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा आप लिख सकते हो जल निकासी की व्यवस्था। तो यह सभ्यता अपनी उन्नत जल निकासी के लिए जानी जाती है। नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी और पूरी तरह से ढकी हुई थी, जो स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता को। फिर आप अगला हेडिंग डाल सकते हैं सांस्कृतिक वैभव, लो प्रोफाइल। यहाँ भव्य राजमहल या विशाल मंदिर नहीं मिले। यहाँ की भव्यता आडंबरहीन थी। छोटे छोटे घर, मिट्टी के बर्तन और सूती कपड़ा उनकी सादगी और कलात्मक का जो है प्रमाण है। ये मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आप उससे हिसाब से अपना शब्दों को बना सकते हैं। अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं कृषि और व्यापार। यहाँ के लोग न केवल व्यापार में निपुण थे बल्कि खेती भी उन्नत थी। यहाँ मिले कोठार, कोठार बोलते हैं अनाज के भंडार, जहाँ पे अनाज रखने वाले कोठार, आपने सुना होगा पहाड़ों में बहुत कोठार का आते हैं बात है। तो अनाज के भंडार इस बात का प्रमाण है कि वे भविष्य के लिए अनाज का संचय करना जानते थे, मतलब अनाज को इकट्ठा करते थे। अब मान लीजिए आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जूझ कानी वाला दूसरा देर का अथवा करके, आपको ये नहीं आ रहा तो आप इसको मत करिए, नहीं करा आपने, मतलब ये छोड़ दिया, आप ये वाला कर लीजिए। तो जूझ कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि प्रोत्साहन के शब्द व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जूझ कहानी यह सिद्ध करती है कि प्रोत्साहन के शब्द किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। इसके मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। आप अगर हेडिंग बना करके लिखोगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं आत्मविश्वास जगाना। जब आनंदा दोबारा स्कूल गया तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, लेकिन मास्टर जो थे सौंदलकर ने उसकी कविताओं की सराहना की और उसे प्रोत्साहित किया, तो उसका आत्मविश्वास लौट आया। जो उसके मास्टर जी थे, मराठी मास्टर, तो उन्होंने उसको उसकी प्रशंसा की, तारीफ करी, उसे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, तो उसका जो है कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इसी तरह से आप दूसरा हेडिंग लिख सकते हैं कि दृष्टिकोण में बदलाव। मास्टर जी के प्रोत्साहन से आनंदा को लगा कि कवि भी उसी की तरह का साधारण मनुष्य होते हैं। तो इस एक विचार ने उसकी दिशा बदल दी और वह अपने आसपास की प्रकृति, भैंस, खेत, पत्थर आदि पर कविताएं रचने लगा, कविताएं लिखने लगा। फिर आप लिख सकते हैं अकेलेपन का साथी। पहले आनंदा को खेत में अकेलापन खलता था, लेकिन कविता के प्रोत्साहन ने उस अकेलेपन को उसका सबसे बड़ा सहारा बना दिया। अब वह अकेले में ऊंची आवाज में कविता गाता और नृत्य करता था। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मास्टर जी के प्रेमपूर्ण शब्दों ने एक साधारण चरवाहे को एक संवेदनशील कवि बना दिया। मित्रों, अब हम चलते हैं खंड बा।
जो कि संस्कृत वाला भाग होता है और जिसके लिए मैंने पहले ही कहा कि 45 मिनट इसके लिए बचा के जरूर रखें, क्योंकि इसमें प्योर नंबर मिलते हैं, बिल्कुल पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें नंबर नहीं कटते। तो लेकिन क्या करते हैं, अक्सर बच्चे संस्कृत से घबराते हैं। लेकिन लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको गणित की तरह अंक प्राप्त करने हैं तो संस्कृत में ही मिल सकते हैं। इसका क्या है, सबसे पहले आता है एक गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश आता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में पूर्ण वाक्यों में दीजिए। गद्यांश होगा एक, मैं दिखा देता हूं, यहां पर एक गद्यांश है। एक गद्यांश, एक संस्कृत का गद्यांश इस तरह का आपके पास होगा और आपको क्या करना है, संस्कृत गद्यांश के उत्तर को उसी पैराग्राफ में, उसी गद्यांश में छिपे मिलेंगे आपको प्रश्नों के उत्तर, और वहीं से आपको ढूंढ करके पंक्तियों को, शब्दों को मिला मिला करके वहीं से ढूंढ लेने हैं। ऐसे ही श्लोक के होंगे तो श्लोक का भी आपको मन ही मन में अर्थ निकालना है और मन मन में हिंदी में अर्थ निकाल के उसको फिर आप प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। अब यहाँ पर ये दे रखा है गद्यांश कि एकदा अनुजा स्वादु मांसम आनितवान। तो आपकी पुस्तक में एक पाठ है संस्कृत प्रबोधिनी में, वन्य पशुआ भ्रातृ एव, कुछ इस तरह पाठ है, उसे लिया गया है कि एकदा अनुजा, उसमें 2 भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो जो अनुजा मतलब छोटा भाई जो है वो एक बार स्वादु मांसम आनितवान, स्वादिष्ट मांस लेकर आया, क्योंकि वो शिकार करके मांस लाया, तो स्वादिष्ट मांस लेके आया, किंतु तस्य भक्षणात्, लेकिन उसको खाने से, भक्षण करने से मतलब खाने से, अग्रजा जो बड़ा भाई है, उदरे, उदरे मतलब पेट में, बड़े भाई के पेट में, महानतम बहुत ज्यादा, अत्यधिक, तापम, तापम मतलब जलन, कष्ट, दर्द है ना, अनुभूतवान मतलब उसको दर्द महसूस हुआ, बहुत ज्यादा जलन हो गई पेट में उस मांस को खाने के बाद। अचिरात एव तेन वमनम प्राप्तम अपि, और थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में आदमी से वमनम भी हो गया, वमनम होता है उल्टी, उल्टियां होने लगी। तो अतः सा तस्मिन एव क्षणे, इसलिए उसने उसी क्षण से, उसी समय से, इतः परम मया मांसम भक्षणम ना करणीयम, कि अब मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूंगा, मतलब मांस नहीं खाऊंगा, मीट नहीं खाऊंगा। इति संकल्पम अनुजम अवदत, वो उसको बोला, अपने छोटे भाई को बोला कि मैं आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो वो अनुज बोला, भ्रातः इता परम अहम कदापि मांसम भक्षणम न करिष्यामि, और मतलब मैं भी अब जो है कभी मांस का भक्षण नहीं करूंगा। अब यहां पर प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, एकदा अनुजा के मानितवान, एक बार अनुज जो छोटा भाई है वो क्या लेके आया, पहली लाइन में दिया हुआ है, एकदा अनुजा स्वादु मांसम आनितवान, स्वादिष्ट मांस लेकर आया, यहीं से उत्तर मिल जाएगा, यहीं से लिखना है आपको, ठीक है, पूरे वाक्य में लिखना है, शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अग्रजः तस्य भक्षणात् उदरे किम अनुभूतवान, मतलब जो बड़ा भाई था वो मांस खाने के बाद उसके पेट में क्या हुआ, तो यहीं पे है, तस्य भक्षणात् अग्रजा उदरे महानतम तापम अनुभूतवान, मतलब पेट में उसके बहुत दर्द होने लगा, जलन होने लगी। फिर आता है अगला प्रश्न कि अग्रजा तस्मिन क्षणे किम संकल्पम अनुजम अवदत, बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या संकल्प बताया, संकल्प बताया, क्या बताया, सह तस्मिन क्षण एव क्षणे पिता परम मया मांसम भक्षणम न करणीयम इति संकल्पम अनुजम अवदत, कि मैं आज के बाद कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूंगा, ये नहीं करना चाहिए, मतलब मांस का भक्षण करना ही नहीं चाहिए बोला वो, ठीक है ना। फिर आता है अगला, कदापि शब्द से अर्थ किम, कदापि शब्द का अर्थ क्या है, तो कदापि का शब्द होता है कभी भी, तो इसको आप लिख सकते हैं कदापि शब्द से अर्थ कभी भी इति अस्ति, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपके पास आ जाता है श्लोक, तो निम्न श्लोक को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, यहाँ पे भी 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, उत्तर मैंने सामने ही लिख दिए हैं, पर मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ पर दिया है, विपदी धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रम यस्सी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धिम इदम ही महात्मा नाम। तो ये श्लोक है, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि विपत्ति,
विपत्ति मतलब विपत्ति, विपत्ति मतलब मुसीबत में धैर्य काम आएगा, ठीक है ना। और अभ्युदय उन्नति में क्षमा। सदसी, सदसी, सदसी होता है सभा, सभा में वाक्पटुता बोलने की कला, चतुराई। और युद्धि, युद्ध में विक्रम, विक्रम मतलब वीरता, पराक्रम। और यशसी, यश में च अभिरुचि, व्यसनम अनुराग, अभिरुचि। व्यसनम श्रुतो, और जो है श्रुतो शास्त्रों का अध्ययन करने में रुचि, यश में अनुराग, और वेदों में, वेदों शास्त्रों के अध्ययन में रुचि। यह क्या प्रकृति इदम सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। जो महापुरुष लोग होते हैं, महात्मा नाम मतलब महात्माओं, अर्थात महापुरुषों को निश्चय ही प्रकृति मतलब स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। ये जो महान लोग होते हैं उनको ये सब प्राप्त होता है, मतलब विपत्ति में धैर्य धारण करना, उन्नति में दूसरों के दोषों को क्षमा कर देना, सभा में भाषण की कुशलता, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना, कीर्ति बढ़ाने वाले कार्यों में रुचि लगना, ज्ञान में आसक्ति रखना। ये सब गुण किसमें होते हैं? महात्मा जो लोग होते हैं, महान लोग जो होते हैं, उनमें अपने आप होते हैं गुण, उनमें कोई डालता नहीं, अपने आप स्वतः होती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर प्रश्न आता है अभ्युदय, अभ्युदय उन्नति को बोलते हैं, है ना। महात्मा नाम का भावना भवती, अभ्युदय महात्मा नाम का भावना भवती। तो इसका ये यहीं पे जब आप देखोगे अभ्युदय क्षमा, यहीं पे लिखा अभ्युदय क्षमा, तो अभ्युदय क्षमा ये भी लिख दोगे ना आप, तब भी उत्तर नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो क्या आपको अभ्युदय महात्मा नाम, ये यहीं से आप उत्तर देखो, यहीं से मिल रहा है अभ्युदय महात्मा नाम, अभ्युदय महात्मा नाम। का की जगह आपको लिखना है क्षमा, क्षमा, और बाकी भावना भवती, भावना भवती, यहीं से उत्तर मिल जाएगा आपको, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। अब आता है सभायाम महात्मना कया शोभयन्ते। तो सभायाम, सभा किसको बोलते हैं? सदसी को। सदसी में क्या है? वाक्पटुता, बस ये वाक्पटुता शब्द ले लेना आपको। तो सभायाम महात्मना, सभायाम महात्मना, कया की जगह आपको क्या लिखना है? वाक्पटुता, बोलने की चतुरता। मैंने हिंदी में भी समझा दिया। शोभन्ते, शोभन्ते यहीं से ले लिया आपने, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फिर है महात्मा नाम कुत्र विशेष स्नेह भवती। महात्मा नाम, महात्मा नाम, महात्मा नाम यशसी अभिरुचि, यहीं से यशसी अभिरुचि व्यसनम श्रुतो लिखा है ना, श्रुतो व्यसनम स्नेह भवती, ये बस यही लिखना है। फिर आता है सदसी इत्यस्य का अर्थ, सदसी मैंने कहा सभा को बोलते हैं, सभा, तो इसको सदसी, सदसी इत्यस्य अर्था सभा में इति अस्ति, ठीक है, सभा में। अब आता है अगला प्रश्न, समझ में आ गए होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नेभ्य को अपि चत्वारि, चत्वारि प्रश्न, नीचे प्रश्न दे रखे हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देने, ये आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये संस्कृत प्रबोधिनी जो पुस्तक है ना, अब उसमें जितने भी पाठ हैं, 7-8 पाठ हैं, उन सभी पाठों में से एक एक प्रश्न दिया है, हर पाठ से एक प्रश्न दे दिया है। तो अब आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, तभी आप इनको कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दिया है चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहां पर पहला प्रश्न आता है, कहा मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान, कौन धीरे धीरे खंबे पर चढ़ रहा था, चढ़ना शुरू किया, किसने धीरे धीरे खंबे पे चढ़ना शुरू किया? लघुकाय मेंढक, जो सबसे छोटा मेंढक था उसने धीरे धीरे उस पर खंबे पे चढ़ना शुरू किया। लघुकाय मंडूका, मंडूक बोलते हैं मेंढक को, तो बस ये लिखना है लघुकाय मंडूका, ये याद रखना बस तुम, लघुकाय मंडूक, छोटा वाला मेंढक, ठीक है ना। बस लघुकाय मेंढक यहां लिख देना, अब लघुकाय मंडूक, और उसके बाद मंदम मंदम स्तंभ, ये पूरा उतार देना, यहां से यहां तक आगे पूरा उतार दिया हमने। बस ये चीज आपको नोट करनी है, लघुकाय मंडूका, बस बाकी तो प्रश्न ही है ये पूरा, ठीक है। इसी तरह से अब अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना, गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा कहां हुई? प्रयाग में हुई थी, प्रयाग नगरे, बस याद रखना आपको, प्रयाग नगरे, ठीक है। तो यहां पर है गोविंद बल्लभ पंत से, गोविंद बल्लभ पंत से, यही लिखना है,
उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। बस कुत्र की जगह आपको क्या लिखना, प्रयाग नगरे, प्रयाग नगरे, बाकी संपन्ना अभवत ये पूरा लिख देंगे। प्रयाग नगरे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आता है अगला पॉइंट, केसाम अचैतन्यम न विद्यते, किन में अचेतनता नहीं होती, अचेतनता किस में नहीं होती, वृक्षों में। लोग कहते हैं ना वृक्षों में वो चेतनता नहीं होती, तो ये क्या है, वृक्षाणाम। आपको वृक्षाणाम नहीं लिखना शॉर्ट में, इसमें दे रखा है, आप ध्यान देखिए। बच्चे बार बार पूछ रहे मेरे से कि संस्कृत में सर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना, हाँ जी भाई पूरे वाक्य में लिखना है, ये लिखा है यहाँ पे, संस्कृत भाषायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो आप ये मैंने वृक्षाणाम लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, केसाम की जगह वृक्षाणाम लिखना है, और फिर वृक्षाणाम लिख दिया, फिर ये अचैतन्यम न विद्यते, आगे लिखना है अचैतन्यम न विद्यते, इस तरह से पूरा करना पड़ेगा ना, मैंने तो सिर्फ वर्ड दिया है वो जो सही है, ठीक है ना। वैसे आप इसको भी लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो पूछ रहा है ना पूर्ण वाक्य, कुछ टीचर नहीं देंगे ना, कुछ टीचर तो कहेंगे पूरे वाक्य में नहीं लिखा, कुछ दे सकते हैं, मेरे जैसे तो दे देते हैं, जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूं मैं तो दे देता हूं, है ना, लेकिन कुछ नहीं देते, कहते हैं पूरे वाक्य में नहीं लिखा, तो आप पूरे वाक्य में लिखें, ठीक है। अगला है धर्मात्मजहा, ये धर्मात्मजहा इति पदम का समय प्रयुक्त, ये किसके लिए आया है धर्मात्मजा, तो ये धर्मात्मजा किसके लिए है, धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर याद रखना, धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं, तो युधिष्ठिर के लिए आया है, तो इति पदम युधिष्ठिराय, युधिष्ठिराय प्रयुक्तम, युधिष्ठिर के लिए आया है, ये शब्द युधिष्ठिर के लिए है, तो धर्मात्मजा इति पदम, धर्मात्मजा इति पदम, ये तो इतना ही लिखना, प्रयुक्ता प्रयुक्ता भी लिखना, युधिष्ठिराय आपको याद करना है, युधिष्ठिर के लिए धर्मराज आया है, ठीक है ना, युधिष्ठिर के लिए, जो 5 पांडव थे ना उनमें सबसे बड़े तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के लिए आया है धर्मात्मजा। अब आता है अरुणाचल प्रदेशे रूप ग्रामे कौ निवसत स्म, अरुणाचल प्रदेश में रूप ग्राम में कौन रहते थे, कौ, कौ आया है, कौ, कौ, कौ मतलब कौन, दो, दो रहते थे वो, कौन दो रहते थे वो, सहोदरो, सवधरो, सवधरो, सयोधरो, सयोधरो कौन, सहोदर किसे बोलते हैं, सहोदर, सहोदर होता है भाई, सगे भाई, सगे भाई याद रखना, सगे भाई को बोलते हैं सहोदर, तो दो सगे भाई रहते थे, अग्रज अनुज, अनुज अग्रज, छोटा भाई बड़ा भाई, अभी हमने पढ़ा था एक गद्यांश पद्यांश में, गद्यांश में आया था कहीं, तो सहोदरो, तो ये सहोदरो नहीं लिखना, यह लिखना अरुणाचल प्रदेश रूप ग्रामे, फिर लिखना सहोदरो निवसत स्म, इस तरह से लिखना है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रकृति समक्षम अद्यापि कह वामन कल्प अस्ति, प्रकृति के सामने, प्रकृति के सामने आज भी कौन वामन कल्प, बहुत छोटा बोना है, कुछ भी नहीं बहुत छोटा है, कौन है, कौन है, मनुष्य है भाई, प्रकृति तो कुछ भी कर देती है, अभी भूकंप आ जाए सारे मर जाएंगे, दब जाएंगे, घर घुर टूट जाएंगे सब, है ना, प्रकृति के सामने, प्रकृति के सामने क्या है, मनुष्य छोटा है, तो प्रकृति सक्षम समक्षम अद्यापि मानव आ जाएगा, इसमें मानव याद रखना आपको, वामन कल्प अस्ति, बाकी तो सब क्वेश्चन से ही है, सिर्फ ये मानव शब्द मनुष्य है जो बोना है, छोटा है। तो ये अंतिम वाला जो प्रश्न है ना आपका, ये प्रकृति समक्षम वाला, ये उत्तराखंड जल प्रलय एक पार्ट है, उससे लिया गया है, उत्तराखंड में जल प्रलय आ गई थी, आपदा आ गई थी ना एक बार, बाढ़ आ गई थी, तो तब से कि तो उसके सामने कुछ नहीं है मनुष्य, जब बाढ़ आ जाती है ना उसके सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकता मनुष्य, बहुत छोटा है उसके सामने। अब आता है प्रश्न, अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, कि निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्दों को चुनकर संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहां पर शब्द दे रखे हैं, आपके शब्द दिए हुए हैं, देखो ये सब आपके पुस्तक से हैं, ये सारे शब्द, अंबोधा, पिबती, शिक्षक, अग्रज, कुत्र, मम, स्पर्धा, एकदा, मतलब इसमें से देखो आपको शब्द कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द दे रखे, किसी 3 ही वाक्य बनाने हैं, 3 शब्दों के, चाहे इसके 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 3 बना लो, किसी के भी 3 शब्दों को के बनाने, बस 3 वाक्य बनाने हैं 8 में से, तो आपके पेपर में 8 शब्द दिए गए हैं,
तो लेकिन मैं आपके 8 के 8 बता रहा हूं आपको, आप उनमें से छांट लेना जो अपनी पसंद के 3 कौन कौन से आप कर सकते हो। बिल्कुल आसान छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, बड़े बनाने ही नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है अंबोधा। अंबोधा का मतलब होता है बादल या मेघ। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बादल मेघ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं अंबोधा। उसके आगे आपको वाक्य बनाना है, ये वाक्य भी लिखने की जरूरत नहीं, अंबोधा के आगे बराबर करके लिख दो आप, ठीक है ना। तो मैं तरीके से आपको बता रहा हूं। तो अंबोधा मतलब होता है बादल और मेघ। तो इसका वाक्य बनाना है, संस्कृत में बनाना है। कई बच्चे पूछ रहे थे हिंदी में बना सकते हैं, नहीं भाई, संस्कृत में बनाने हैं, है ना। अंबोधा आकाशे गर्जंती। अंबोधा, अंबोधा मतलब बादल, आकाशे आकाश में, गर्जंती मतलब गरजते हैं। या मैंने अर्थ भी दे दिया, बादल आकाश में गरजते हैं। ये अर्थ भी आपको वहां नहीं लिखना है, ये हिंदी वाला नहीं लिखना है, केवल ये संस्कृत वाला, बस इतना लिखना है, इतना इतना, ठीक है। तो बस इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इसका ये आप टिप आपके लिए है कि अंबोधा जो है बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी गर्जंती बहुवचन ही आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आता है पीबती। पीबती मतलब पीता है, पीबती मतलब पीना। तो ये सबसे आसान है। तो बालकः दुग्धम पीबती, बालक दूध पीता है। मतलब कहने का मतलब ये पीबती शब्द वाक्य में आ जाना चाहिए। और ये पीबती शब्द जब आप लिखोगे वाक्य में तो इसको काले पेन से लिखोगे, जो शब्द आया है उसको काले पेन से लिखोगे, पीबती शब्द को। अब आ गया शिक्षका। शिक्षका आया है, शिक्षका मतलब अध्यापक। तो शिक्षका छात्रान पाठयति, तो शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल संस्कृत लिखनी है। और जो ये पाठयति शब्द, ये शिक्षक शब्द है, जिसका हमने वाक्य प्रयोग करना है, उसको काले से लिखना है या अंडरलाइन कर देना, उसके नीचे लाइन लगा देनी है। इसी तरह से अगला शब्द है हमारा अग्रजः। अग्रजः होता है बड़ा भाई, ठीक है। अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए है। वाक्य मम अग्रजः गृहम गच्छति, मेरा बड़ा भाई घर जाता है। तो अब यहां अग्रजा आया है, तो इस अग्रजा को आप अंडरलाइन कर देंगे, नीचे लाइन लगा देंगे, या फिर काले पेन से लिख दो, ज्यादा बढ़िया है, काले पेन से लिख दो मोटा सा, ठीक है ना, वो स्पेशल दिखाई देगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उससे। फिर आता है कुत्र। कुत्र मतलब कहां। तो वाक्य हो जाएगा तव पुस्तकम कुत्र अस्ति, तुम्हारी पुस्तक कहां है। बस कुत्र को आपको क्या करना है, काले से लिखना है या नीचे उसके लाइन लगा देनी है। अब आता है मम। मम मतलब होता है मेरा या मेरी। तो वाक्य हो गया मम विद्यालय विशालः अस्ति, मेरा विद्यालय विशाल है मतलब बड़ा है। तो इस मम को क्या करना है, अपने काला लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही आता है अगला स्पर्धा। स्पर्धा होता है प्रतियोगिता। वाक्य हो जाएगा अद्य विद्यालय धावनम स्पर्धा अस्ति, आज विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता है। तो इसको, स्पर्धा को आपको क्या करना है, काले से लिखना है या उसके नीचे लाइन लगा देनी है। अब ऐसे ही आता है एकदा। एकदा होता है एक बार। वाक्य आप बना देंगे एकदा सह अत्र गच्छति, एक बार वह यहां आया था। अब क्या है, एकदा सह अत्र आगच्छत। आगच्छत मतलब ये भूतकाल में हो गया, आया था, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, एकदा को आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है निर्देशानुसार हम प्रश्नों के उत्तर देने हैं, विकल्प दिए हैं, चार्ट के लिखना है। अब यहाँ पे पहला आता है महात्मा अस्मिन पदे समासम प्रयुक्तम अस्ति। कौन सा समास आया महात्मा में, तो यहाँ पर कर्मधारय समास आया है। क्यों आया है, क्योंकि महात्मा का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम करते हैं महान, महान असो आत्मा, महान असौ आत्मा, या आप हिंदी में करते हैं महान है जो आत्मा, तो उसे महात्मा बोलते हैं। और जब विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला इसमें है कि रेखांकित कारक अस्ति, रेखांकित में कारक बताना है। अब यहाँ यह वाक्य है खगा आकाशे उड्डयंती, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो आकाशे शब्द है, रेखांकित शब्द, इसमें आपको वो बताना है, क्या बताना है आपको, कारक बताना है। तो यहाँ पर कारक वाला प्रश्न भी आता है। तो यहाँ पर जो है
आपको विभक्ति और जो कारक है, कारक उनके चिन्ह आपको याद होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। हिंदी में भी ज़रूरी है कारक, तो कारक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलता है वो देखें, इसका अर्थ निकलता है आकाशे। आकाशे मतलब आकाश में, यहाँ पर इसका अर्थ निकला आकाश में। अब में जो चिन्ह है वो किस में आता है? कर्ता के साथ ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, ठीक है। तो अधिकरण एक कारक है जिसमें में आता है, तो में या पर जिसमें आता है वो है अधिकरण कारक, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आता है अगला कि नदी शब्द से तृतीया विभक्ते बहुवचन से रूपम अस्ति। नदी शब्द के शब्द रूप आते हैं, शब्द रूप, धातु रूप। तो शब्द रूप में नदी शब्द का जो तृतीया विभक्ति, जब बहुवचन हम लिखेंगे तो संस्कृत में बहुवचन के तृतीया विभक्ति में अक्सर जो है भी शब्द आखिर में लगा होता है, अक्सर ये देखा जाता है। तो यहां पर नदी भी, इसमें आया भी, तो यहां पर ये नदी भी क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। और जब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर आप ध्यान दें कि जब आप उत्तर लिख रहे हैं, जैसे कि ये गा का कौन सा सही है, ये चौथे वाला सही है, तो ये यही नहीं लिखना है, आप उसमें आगे नदी भी लिखें, आपके पास समय होगा पर्याप्त तो ये भी जरूर लिखें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न आता है, लट लकार उत्तम पुरुष रूपम लिखत, मतलब उसका कौन सा रूप होएगा इनमें से तो उत्तर तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, पठामी है इसका उत्तर। अब क्यों है ये पठामी, पठामी इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन कैसे है ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पढ़ा होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही ये भी है। तो जो प्रथम पुरुष जो है, जो प्रथम पुरुष है उसमें तो ती आता है, ये लास्ट में क्या आता है ती, ये प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में आता है सी, सी किस में आएगा, मध्यम पुरुष। अगर मध्यम पुरुष लिखा होता तो सी वाला सही होता। और क्योंकि हमारा है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में आता है मी आता है उत्तम पुरुष में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष में ती, द्वितीय पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष में सी, और जिसको आप सेकंड पर्सन बोलते हैं, और उत्तम पुरुष में मी लास्ट में आया, तो इसका सही उत्तर क्या है, पठामी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि में जहां होगा, में का जिसको आप अंग्रेजी में आई बोलते हैं, में का जब होगा तो वहां पे होगा पठामी, अहम पठामी, अहम के साथ मैं का अहम होता है, ठीक है। और यदि तुम के लिए आया, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं यू, तो उसके लिए मध्यम पुरुष, उसे बोलते हैं हम सेकंड पर्सन, तो मध्यम पुरुष का क्या हो जाएगा, पठसी, वहां पे आएगा पठसी, ठीक है, सी आएगा। और जब बात करेंगे उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में वह, जैसे कि ही, सी, इट, इस तरह के आता है, तो उसमें पठती होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझें, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ये पठामी इसका सही उत्तर है क्योंकि उत्तम पुरुष है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मनः रथा अत्र संधि भवति। मनः रथा, मनः मन, और यहां पे भी विसर्ग है, यहां पे भी विसर्ग है, तो ये जो पहले वाला विसर्ग है मनः का, ये क्या हो जाएगा, मनो हो जाएगा, और दूसरे वाले का रथ रहेगा और विसर्ग, मनोरथ ये बनेगा इसका, तो ये वाला सही है, ठीक है। अब हमारे पास एक और प्रश्न निकल के आता है कि रामः विद्यालयम गमिष्यति, गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये प्रयुक्त लकारः अस्ति, इसमें लकार कौन सा है। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे जो है गलतियां कर जाते हैं, तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि जो आप वर्तमान काल जो है वो, जिसको आप क्या बोलते हैं प्रेजेंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना, तो वो वर्तमान काल होता है लट लकार, ठीक है, लट लकार बोलते हैं उसे, ठीक है। अब और एक होता है भविष्य काल, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर
है ना। तो फ्यूचर क्या हो गया, भविष्य। तो भविष्य को बोलते हैं लिट लकार, लिट लकार, ये होता है भविष्य काल। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेंगे कि अब इसका ध्यान रखना, जिस भी क्रिया के जिस भी क्रिया के बीच में श या आधा स और या लगा है वो भविष्य काल होगी। जैसे कि अंग्रेजी में होता है ना, सेल, सेल विल, सेल बी, विल बी, कुछ इस तरह से भविष्य का हो जाता है, सेल और विल भविष्य के हो जाते हैं। इस तरह से यहां पे भी क्या हो जाएगा कि जहां आधा श, पेट पर ये वाला श और या होगा तो वहां पर भविष्य काल होगा। अब यहां पर देखिए, इसमें श और या आया, देख लीजिए जरा गौर से देखिए, यहां पर क्या आया है, श, आधा श और या आया है क्रिया में। ठीक है ना। तो यहां जहां गमिष्यति, पठिष्यति, करिष्यति, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो भविष्य काल है। और भविष्य काल को मैंने बताया वो कौन सा लकार है, लिट लकार, ये भविष्य वाला है। तो यहां पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, यहां पर ये वाला उत्तर सही होगा, लिट लकार इसका उत्तर सही होगा। तो ध्यान रखें, अदश और या जो लगा है वो क्या होता है, भविष्य काल होता है। और यदि यहां पर ये नहीं होता, गच्छति होता है यहां पर गच्छति, तो ये ती है, ती वाला वो कौन सा होता, लट लकार होता। तो ये ध्यान रखें कि ती वाला आपका लट लकार होगा और अदश्य वाला आपका लिट लकार होगा। अब मित्रों चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे आगत श्लोकम विहाय पाठ्य पुस्तकात कंठस्थ एकम श्लोकम लिखित्वा तस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो क्या मतलब है, इस प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़ देना है। इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आया होगा ना उसको नहीं लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको श्लोक वो नहीं लिखना जो पेपर में आया है, और जो श्लोक होना चाहिए वो आपकी किताब का ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मुझे याद है वो मैं लिख देता हूं या लिख देती हूं, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। श्लोक वही होना चाहिए जो आपकी संस्कृत प्रबोधिनी की पुस्तक में है, जो आपकी हिंदी के साथ संस्कृत की पुस्तक लगाई गई है उसमें जो है वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ कुछ उदाहरण, दो श्लोक आपको याद करने को दे रहा हूं, इन दो को याद कर लीजिएगा, बस आपका नैया पार। तो आप ये श्लोक आपको याद करने हैं, ये दो दो लाइन के दो श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, ये श्लोक आपको याद करने हैं और उनका हिंदी अनुवाद भी यहां पर मैंने दिया है, उसको आपको याद करना है। देखिए, हे जिव्य कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे, मधुरम वद कल्याणी लोकोयम मधुर प्रिया। बस इतना सा आपको याद करना है और इसका हिंदी अनुवाद याद करना। हे कटुता को स्नेह करने वाली जीभ, तू मधुर क्यों नहीं बोलती है, हे कल्याण करने वाली मधुर वचन बोल, क्योंकि यह संसार मधुरता को प्रेम करने वाला है। बस ये आपको याद करना है। एक ये श्लोक, एक दूसरा श्लोक, मैंने ये दो लाइन का ही मैंने दिया है, इसको आप याद कर लेना। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम प्रे, कृतम एवास्य जानन्ति स वे पंडित उच्चयते। अर्थ है, जिसके कार्य के विचार को अथवा विचार गए को निश्चय करने के पश्चात नहीं जानते हैं, इसके कार्य को ही जानते हैं, वह लोगों द्वारा विद्वान कहलाता है। बस ये दो श्लोक आप तैयार कर लें, याद कर लें इनको। ठीक है, प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा कंठस्थ करना है, मतलब याद करना है, रटना पड़ेगा थोड़ा सा ना, तो बाकी हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, आज हमने उत्तराखंड बोर्ड के सैंपल पेपर को शुरू से अंत तक समझने का प्रयास किया। आपको लिखावट थोड़ा अच्छी रखनी है, पर इतनी अच्छी भी लिखावट के चक्कर में मत पड़ना कि पेपर छूट जाए। पेपर छूटना नहीं चाहिए, लिखावट भले ही थोड़ा सा खराब हो सकती होगी लेकिन पेपर नहीं छूटना चाहिए, है ना। दूसरा है, प्रश्नों के नंबर आपको सही डालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न का नंबर। कुछ बच्चे बहुत गलत लिख देते हैं, पिछले साल भी मैं कॉपी चेक करने गया तो प्रश्नों के नंबर बहुत गलत लिखे थे, बहुत मुश्किल हुई उस कॉपी को चेक करने के लिए, बहुत सारी कॉपियों को चेक करने बहुत मुश्किल हुई। जब बच्चे नंबर ही सही नहीं लिखते तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि नंबर वहां चढ़ाना पड़ता है प्रश्न का, किस प्रश्न में कितने नंबर दिए वो वहां पे चढ़ाना होता है। और अगर बच्चे ने प्रश्न का नंबर ही गलत लिखा है तो नंबर चढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है कि
जिस कॉपी को हम 15 मिनट में चेक करना चाहते हैं उसमें आधा घंटा 1 घंटा लग गया तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा गुस्सा आता है। तो इस तरह से का काम ना करें, क्योंकि परीक्षक महोदय को गुस्सा है वहाँ पे, आप नंबर सही डालें, ठीक है ना? दूसरा है कि प्रश्नों का जो समय लिखने का वो प्रबंधन अच्छा करें, मतलब आप ये प्रैक्टिस में रखें कि मुझे इस प्रश्न को कितना समय देना है, इतने टाइम में मुझे ये प्रश्न कंप्लीट कर देना है। ये नहीं कि निबंध लिख रहे तो निबंध में लिखते ही रह गए, आप पेपर ही छूट गया आपका। मैं कहता हूँ निबंध भी नहीं छोड़ना है, निबंध भी जरूरी करना है। अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें तो नंबर मिलते हैं। संस्कृत वाला प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि संस्कृत वाले पोर्शन में ज्यादा नंबर मिलते हैं, बढ़िया नंबर मिलते हैं, गणित जैसे नंबर मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कोई भी नहीं छोड़ना आपको, है ना? तो मुझे विश्वास है कि अगर आप इन छोटे-छोटे ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे, तो हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाएँगे। और बहुत आसान है हिंदी में नंबर लाना। और हिंदी डिवीज़न भी बनाती है, क्योंकि इसमें नंबर ज़्यादा आएँगे तो डिवीज़न भी बनेगी। तो आप सभी को आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।